हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन दिस चैनल यूपीएससी एक्सप्रेस। आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और दम से पढ़ रहे होंगे, क्योंकि अभी यूपीएससी के प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में सिर्फ 2 महीने बाकी हैं। अगर हम मोटा मोटा देखें तो सिर्फ 2 महीने बाकी रह गए हैं हमारे प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए। तो मैं मान के चलता हूं कि आप लोगों की तैयारी भी बेहतर और अच्छी हो गई होगी। और इसी क्रम में आप लोग देख रहे होंगे, पिछले कई वर्षों में आपने देखा होगा कि यूपीएससी में लगातार एक भी वर्ष ऐसा नहीं रहा है जिस भी वर्ष इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन है वो लगभग 15 से कम रहे हों, 15 क्वेश्चन से कम रहे हों। ऐसा कोई भी साल नहीं रहा। सन 2017 में तो लगभग 29 क्वेश्चन खाली अगर किसी एक सब्जेक्ट से पूछे गए थे, तो वो इकोनॉमी। तो आप समझ सकते हैं कि जो इकोनॉमी का भारांश है, जो वेटेज है इकोनॉमी का प्रीलिम्स में, वो कितना ज़्यादा है। इसीलिए हमारी जो तैयारी है इकोनॉमिक्स को लेके वो बहुत शार्प होनी चाहिए, क्योंकि आप देखोगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कॉन्सेप्चुअल बेस रहते हैं और बहुत ही, अगर हम उन्हें थोड़ा सा ट्रिक लगा कर अगर उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करें तो आसानी से हम उन नंबरों को ले सकते हैं। ठीक है, तो खैर ये तो सारी बातें हैं और मैं मान के चलता हूँ कि आप लोगों को वो सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी जो मैंने पिछली क्लासों में आपको पढ़ाया है। ठीक है, अगर फिर भी अगर आपको कोई ऐसी चीज़ है जो नहीं समझ आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं मुझे। ठीक है, तो मैं आपको अगली क्लास में वो टॉपिक डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं। अब बात की लेते हैं हम कि कल हम क्या पढ़ रहे थे। दरअसल कल हमने पढ़ा था कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी जो हम कल देख रहे थे वो कितने प्रकार की होती है। ठीक है, दरअसल 5 मिनट के लिए हमें क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ताकि हमें पिछली जो कल हमने जो कुछ पढ़ा वो हमें याद आ जाए और अगली जो टॉपिक है उसे समझने में आसानी हो। तो कल दरअसल जो हमने पढ़ा था वो था क्या, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, क्या था, अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्था के प्रकार। आप लोगों ने कल देखा था कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है, तो जल्दी से आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिए। आप लोग मन में सोच लीजिए कि कितने तरह की अर्थव्यवस्था के प्रकार हमने बताए थे। 1 सेकंड के लिए आप सोचिए। ठीक है, तो खैर आप लोगों को याद आ गया होगा कि हमने कल जो बात की थी वो 3 तरह की थी, कि जो अर्थव्यवस्था के जो प्रकार हैं उनको हमने 3 भागों में बांटा हुआ था। पहला कौन सा था, अंतर संबंधों के आधार पर। किसके आधार पर, अंतर संबंधों के आधार पर। एक अर्थव्यवस्था कैसी होती है, अंतर संबंधों के आधार पर। जो अंतर संबंधों के आधार पर जो अर्थव्यवस्था होती है वो कितने तरह की होती है, वो होती है 2 तरह की। एक होती है खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी, और दूसरा क्या बताया था मैंने, बंद अर्थव्यवस्था। वो कैसी होती है, क्लोज इकोनॉमी। ठीक है, इस पर बात की थी। और जो दूसरा था वो था संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर। किसके आधार पर, संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, और संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर भी हमने अर्थव्यवस्था को देखा था। संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। दरअसल संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर जो हमने अर्थव्यवस्था देखी थी, एक देखा था हमने समाजवादी अर्थव्यवस्था। कैसी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था। और दूसरा क्या था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और जो तीसरी थी वो थी मिश्रित अर्थव्यवस्था। दरअसल भारत में भी मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। ठीक है, जो दरअसल आज हमें पढ़ना है वो है विकास की अवस्था के आधार पर। जो तीसरी अर्थव्यवस्था पर हमने बात की थी, कि पहले बताया था कि जो तीसरी अर्थव्यवस्था है वो क्या है, विकास की अवस्था के आधार पर। किस आधार पर, विकास की अवस्था के आधार पर। ठीक है, तो आज हमें पढ़ना है ये विकास की अर्थव्यवस्था के, विकास की अवस्था के आधार पर।
तो आज हम ये पढ़ लेते, तो आज हम स्टार्ट करते हैं विकास की अर्थ अवस्था के आधार पर जो अर्थव्यवस्था है वो कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं विकास की अवस्था के आधार पर अर्थव्यवस्था। विकास की अवस्था के आधार पर अर्थव्यवस्था। ठीक है, विकास की अवस्था के आधार पर अर्थव्यवस्था। दरअसल विकास की अर्थ अवस्था के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जिस तरह से कल हमने डायग्राम बनाया था 3 भागों में बांटा, तो उससे भी हम आज बांट लेते थे। उसी तरह से आज हम तुलनात्मक रूप से पढ़ते हैं ताकि हमें वो समझने में आसानी हो। विकास की अवस्था के आधार पर जो अर्थव्यवस्था है वो 3 तरह की होती है। एक होती है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, और दूसरी होती है कौन सी, वो होती है विकासशील अर्थव्यवस्था, और तीसरी होती है विकसित अर्थव्यवस्था। ठीक है, एक कौन सी होती है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, दूसरी विकासशील अर्थव्यवस्था, तीसरी विकसित अर्थव्यवस्था। एक होती है कौन सी, अल्प विकसित, अल्प विकसित, गलत हो गया, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था। ठीक है, और तीसरी कौन सी है, विकसित अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था। ठीक है, तीसरी अर्थव्यवस्था है, तीसरी अर्थव्यवस्था, तीसरी अर्थव्यवस्था है विकसित अर्थव्यवस्था। ठीक है, दरअसल विकास की अवस्था के आधार पर जो अर्थव्यवस्था है वो 3 प्रकार की होगी। ठीक है, तो अब सवाल उठता है कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था दरअसल ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जहां पर संसाधनों का दोहन प्रारंभिक अवस्था में, क्या है, संसाधनों का जो दोहन है यहाँ पर प्रारंभिक अवस्था में है, उसी को हम कह रहे हैं कि ऐसी अर्थव्यवस्था अल्प विकसित अर्थव्यवस्था होगी। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर संसाधनों संसाधनों का दोहन प्रारंभिक अवस्था में है। किस अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में, अर्थात अभी ऐसे देशों में अभी जो संसाधन हैं उनका दोहन प्रारंभ ही हुआ है। अगर आप देखें तो कई ऐसे अफ्रीकी देश हैं जैसे बुरुंडी, रवांडा, इस तरह के कई देश हैं जहां पर आधुनिक तकनीक की वजह से जो संसाधनों का जो दोहन है वो अभी कमी की वजह से प्रारंभिक अवस्था में है। ठीक है, जहां शुरू ही हुआ है। और जो विकासशील अर्थव्यवस्था है, विकासशील अर्थव्यवस्था दरअसल हम कैसे कह रहे हैं, यहाँ पर क्या है, संसाधनों का दोहन प्रारंभ तो हो चुका है परंतु अभी भी अनेकों संभावनाएं यहाँ पर क्या है, बाकी हैं। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पर संसाधनों का दोहन, संसाधनों का दोहन प्रारंभ, परंतु अभी भी अनेकों संभावनाएं, अनेकों संभावनाएं विद्यमान। ठीक, अनेकों संभावनाएं क्या है, संभावनाएं क्या है, विद्यमान है। ठीक है, विकासशील अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होगी जहां पर संसाधनों का दोहन तो प्रारंभ हो चुका है परंतु यहाँ पर क्या है, अभी भी अनेकों संभावना ऐसी हैं जो उन साधनों के दोहन में के लिए अभी और उपयोग, उन संसाधनों का भी और भी उपयोग क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। ठीक है, और जो विकसित अर्थव्यवस्था होगी, विकसित अर्थव्यवस्था में क्या है, संसाधनों का अधिकतम दोहन कर लिया गया है। संसाधनों का
अधिकतम दोहन, क्या है यहां पर, संसाधनों का अधिकतम दोहन कर लिया गया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम इसमें देख लेते हैं कि दूसरा पॉइंट इसमें क्या होगा। दूसरा पॉइंट इसमें है कि यहां पर जो आय है, जो यहां पर आय होगी वो निम्न प्रति व्यक्ति आय होगी। यहां की जो आय होगी, आय आय क्या होगी, यहां पर आय निम्न प्रति व्यक्ति आय, निम्न प्रति व्यक्ति आय। अब निम्न प्रति व्यक्ति आय क्यों होगी, निम्न प्रति व्यक्ति आय इसलिए होगी क्योंकि इन्होंने अभी संसाधनों का जो दोहन है वही इनका प्रारंभिक अवस्था में, जब संसाधनों का उपयोग ही नहीं हो रहा है तो उत्पादन भी इनका कम हो रहा होगा। जब उत्पादन कम हो रहा होगा तो रोजगार की कमी होगी यहाँ पर, और आय भी उससे क्या होगी, कम होगी। ठीक है, और दूसरा जो विकासशील अर्थव्यवस्था है, विकासशील अर्थव्यवस्था में क्या है, जो प्रति व्यक्ति आय होती है, विकासशील अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति आय अंतरराष्ट्रीय मानकों से कम होगी। यहाँ जो विकासशील देश होंगे वहां पर जो प्रति व्यक्ति आय है वो अल्प विकसित देशों से तो ज्यादा होगी, लेकिन जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो मानक निर्धारित किए गए हैं प्रति व्यक्ति आय कितनी होनी चाहिए, उनसे क्या होगी, वो कम होगी। और जो विकसित देश हैं, विकसित देशों में क्या होगा, विकसित देशों में जो आय होगी उच्च होगी। तो क्या होगा यहां पर, उच्च प्रति व्यक्ति आय। दरअसल मैं इसीलिए आपको इस तरह से लिख लिख कर समझाता जा रहा हूं ताकि आपको ज़्यादा मेहनत ना लगे। ठीक है, इसीलिए मैं क्या करता हूं, मैं चाहूं तो यहाँ पे पीपीटी का भी यूज़ कर लूं पहले से सारा कुछ लिख के, फिर आपको उसमें अंडरलाइन करके बताता जाऊं। लेकिन नहीं, ऐसे में क्या होगा, ऐसे में क्या होगा, आप पहले ही उस चीज़ को देख लोगे, फिर जो मैं बोल रहा हूँ उस पर आपका ध्यान नहीं जाएगा, फिर आप लोगों की जो सोचने की और समझने की क्षमता है ना वो कम कर देंगे आप। जैसे मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर निम्न प्रति व्यक्ति आय क्या होगी, तो अब आप क्या कर, यहाँ पर आय कैसी होगी जो अल्प विकसित देश है, तो अब क्या करते हैं आप लोग, सोचने लग जाते हैं। क्यों, क्योंकि आपके सामने पहले से क्या है, लिखा हुआ नहीं है। जब लिखा हुआ नहीं है तो माइंड क्या है, प्रोसेस करता है, उस क्रम में आप सोचते हैं और फिर आप आंसर को लिखते हैं। दरअसल आप पाएंगे तो यूपीएससी में मेंस में लगभग 20 क्वेश्चन होते हैं, और 20 क्वेश्चन में से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन हमसे बन रहे होते हैं। ठीक है ना, वो भी मैं बात करूं टॉपर्स की, आप किसी भी यूपीएससी के जो भी निकल चुके हैं आप उनसे अगर आप पूछेंगे, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, तो वो आपको बताएंगे कि 12 से 13 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो वो क्या करते हैं, जो उन्हें आते हैं। लगभग 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो उन्हें सिर्फ बना के लिखना होता है थॉट प्रोसेस से। वो बस उसका कीवर्ड पकड़ लेते हैं कि ये कीवर्ड है और उसी को पकड़ते हुए वो लिखते चलते हैं। इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्या करूं, लिख कर समझाऊं, ताकि आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो डेवलप हो। जब एक बार आपकी थॉट प्रोसेस डेवलप हो जाएगी, आप सोचने की जो क्षमता है वो आपकी विकसित हो जाएगी, तो आप में जो लिखने की कला है, लिखने की कला आ जाएगी और आप मेंस में आसानी से आंसर को लिख पाएंगे। अब मेंस में क्या होगा, मेंस में भी इसी तरह के आंसर राइटिंग तो हमें करनी है, तो इसलिए आपको लिखने से नहीं कतराना है और आपको चीज़ों को लिखते चलना है ताकि आपको चीज़ें याद बनी रहे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अपना तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, तीसरा पॉइंट है, तीसरे पॉइंट पर हम बात कर लेते हैं। दरअसल यहां पर जो योगदान होगा क्षेत्रों का, या अगर हम कहें इस अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान अधिक होगा। क्या होगा, इस अर्थव्यवस्था में कौन सी अर्थव्यवस्था थी ये, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कैसा होगा, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान अधिक होगा। ठीक है,
इसमें क्या हो, इस जो जो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है, इस अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान क्या होगा, अधिक होगा। अब देखो द्वितीयक क्षेत्र का योगदान क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है। और यहाँ क्या होगा, यहाँ पर, और यहाँ पर तृतीयक क्षेत्र का योगदान होगा। तृतीयक क्षेत्र का योगदान क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है। ऐसा नहीं है यहाँ प्राथमिक और द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र, प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र बिल्कुल नहीं होंगे, यहाँ पर प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों की भी भूमिका होगी, लेकिन जो तृतीयक क्षेत्र होगा उसका योगदान अभी अधिक होगा। दरअसल जो प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र क्या है, अभी आपको इसको लेकर कंफ्यूज नहीं होना है, मैं भी अभी आपको आगे बताऊंगा कि ये क्या है। ठीक है। अब आता है तकनीक के बारे में। तो दरअसल जो अल्प विकसित देश हैं, अल्प विकसित देशों में क्या होगा, जो तकनीक होगी वो निम्न स्तर की होगी, और जो विकासशील देश हैं, विकासशील देशों में क्या होगा कि जो तकनीक है वो, तकनीक तो होगी इनके पास, तकनीक ऐसी होगी परंपरागत रूप वाली, मतलब आधुनिक तकनीक का अभाव होगा। अगर हम कहें तो यहाँ पर क्या होगा, आधुनिक तकनीक का अभाव। क्या होगा यहाँ, आधुनिक तकनीक का अभाव। ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आधुनिक तकनीक होगी, आधुनिक तकनीक से उत्पादन कार्य किए जाएंगे, यहाँ पर किए जाते हैं। ठीक है। अगर हम ऐसा भी इसको लिख सकते हैं, दरअसल हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि तकनीक की दृष्टि से ये क्या होंगे, अग्रणी देश होंगे। तकनीक की दृष्टि से ये देश क्या होंगे, अग्रणी देश होंगे। ठीक है। अब बात आती है कि ये जो पांचवा पॉइंट है, अल्प विकसित देश हैं वो गरीबी और बेरोजगारी की दर यहाँ पर क्या होगी, अधिक होगी। गरीबी और बेरोजगारी की दर अधिक होगी। दरअसल गरीबी और बेरोजगारी की दर अधिक क्यों होगी, इसको हम समझ लेते हैं। दरअसल क्या होगा कि ये जो देश हैं, अल्प विकसित देश, अल्प विकसित देशों में क्या होगा, अल्प विकसित देशों में दरअसल जो उत्पादकता है वो बहुत कम होगी, क्योंकि इनका जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि आधारित होगी। जब अर्थव्यवस्था कृषि आधारित होगी और इनके पास तकनीक क्या होगी, तकनीक बहुत ही निम्न स्तर की होगी। जब तकनीक निम्न स्तर की होगी तो जो इनका उत्पादन हो, वो उत्पादन जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। देखो हम इसको ऐसे समझ लेते हैं जैसे जो तकनीक है, तकनीक क्या है, तकनीक का इनके पास क्या है, अभाव, तकनीक है नहीं इनके पास। तो अब जो इनकी जो कृषि होगी, कृषि में जो उत्पादन होगा वो भी क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि जब कृषि में उत्पादन घट जाएगा, क्या होगा, उत्पादन उत्पादन घट जाएगा, उत्पादन घट जाएगा तो उससे क्या होगा, रोजगार रोजगार कम होंगे, और जब रोजगार कम होंगे तो इससे इनकी आय भी कम हो जाएगी। जब इनकी आय कम होगी तो अगर हम देखें तो इनका जो जीवन स्तर है, जो जीवन स्तर भी इनका क्या होगा, जीवन स्तर भी इनका निम्न होगा। ठीक है। तो ये ऐसे देशों में क्या होता है, संसाधन तो होते हैं परंतु तकनीक की कमी के कारण उन संसाधनों का क्या है, दोहन नहीं हो पाता है। इसी कारण से यहाँ पर गरीबी और बेरोजगारी हमें अधिक देखने को होती ही मिलती है। ठीक है। आप जैसे एग्जाम्पल आप देखो कि ब्रूंडी हो गया, रवांडा रवांडा हो गया, और भी कई सारे ऐसे देश हैं, छोटे छोटे देश हैं, अफ्रीकी देश, जहां पर बहुत ज़्यादा गरीबी पाई जाती है। ठीक है। अब देख लेते हैं कि ये जो विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, विकासशील वाले देशों में क्या है, विकासशील वाले देशों में दरअसल क्या होगा, यहाँ गरीबी और जो बेरोजगारी होगी, क्या होगा, गरीबी और बेरोजगारी जो विकासशील अल्प विकसित देश हैं इनसे कम होगी। अल्प विकसित देशों से कम, परंतु
अंतरराष्ट्रीय 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 जो मानक है, अंतरराष्ट्रीय मानकों से भी क्या होगी, कम। ठीक है। दरअसल जो गरीबी और बेरोजगारी है, अल्प विकसित देशों में जितनी गरीबी और बेरोजगारी, उनसे तो कम होगी इनकी गरीबी और बेरोजगारी, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो विकसित देश हैं, जो मानक निर्धारित किए गए हैं, उनसे भी इनकी जो गरीबी और बेरोजगारी है वो अधिक होगी, सॉरी कम नहीं होगी, अधिक होगी। जो गरीबी होगी और बेरोजगारी दर क्या होगी, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार इनकी जो गरीबी और बेरोजगारी की दर है क्या होगी, अधिक होगी। अंतर्राष्ट्रीय मानकों की दर के हिसाब से अगर हम देखें, दर के हिसाब से अधिक होगी या उच्च होगी। ठीक है। अब पांचवा पॉइंट हम ये देख लेते हैं। यहां पर क्या होगा, यहां पर गरीबी और बेरोजगारी निम्न स्तर पर होगी। गरीबी और जो बेरोजगारी है बहुत ही अल्प मात्रा में मिलेगी, बहुत ही अल्प मात्रा में। ठीक है। गरीबी और बेरोजगारी बहुत ही अल्प मात्रा में आपको यहां पर मिलेगी। अब एक चीज और आती है इसमें, यहां पर जो आधारभूत संरचना है इन देशों में, जो आधारभूत संरचना है, आधारभूत संरचना क्या है, आधारभूत संरचना। आधारभूत संरचना हम कैसे कह रहे हैं, आधारभूत संरचना जैसे रेलवे हो गया, सड़क, परिवहन के साधन, ये सभी, इन सभी को हम सम्मिलित रूप से क्या कह रहे हैं, आधारभूत संरचना। इस आधारभूत संरचना का क्या होगा, यहाँ पर अभाव होगा। आधारभूत संरचना क्या अभाव होगा, आधारभूत संरचना यहाँ पर होगी। और विकसित जो विकासशील देश हैं, विकासशील देशों में क्या होगा, विकासशील अर्थव्यवस्था में जो आधारभूत संरचना है, आधारभूत संरचना तो होगी, परंतु आधुनिक संरचना का अभाव। ठीक है। जो आधुनिक संरचना है उसका अभाव है। जैसे कि यहाँ पर जो रेलवे, सड़क, पुल होंगे वो परंपरागत रूप से जो पुराने जमाने के टाइप के हैं वो होंगे। यहाँ पर अत्याधुनिक प्रकृति, जैसे कि यूरोप, अमेरिका में जैसे आधुनिक संरचना है वैसी संरचना नहीं है, वैसा यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है। ठीक है। यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर आधारभूत संरचना उच्च श्रेणी की होगी। कैसी होगी, उच्च श्रेणी की। आधारभूत संरचना उच्च स्तर की या उच्च श्रेणी की, उच्च स्तर की। ठीक है। तो जैसा कि यहां पर जो आधारभूत संरचना होगी वो कैसी होगी, उच्च स्तर की, अर्थात यहां पर या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि उत्तम कोटि की, उत्तम कोटि की आधारभूत संरचना होगी। ठीक है। तो एक बार इसको फिर से हम रिपीट किए लेते हैं। दरअसल जो अल्पविकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और विकसित अर्थव्यवस्था है, ठीक है, इनके मध्य हम इन तीनों को देख रहे थे, उनके मध्य हम अंतर भी देख रहे थे। हमने देखा कि विकास की अवस्था के आधार पर जो अर्थव्यवस्था है वो उसको हमने तीन भागों में बांटा हुआ है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और विकसित अर्थव्यवस्था। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में क्या है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में जो संसाधनों का दोहन है वो भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है। ठीक है। और जो विकासशील देश है, विकासशील देशों में क्या है, जो संसाधन है उन संसाधनों का दोहन तो प्रारंभ हो गया है, परंतु अभी भी उनमें ऐसी कई संभावनाएं बाकी हैं जिनसे उनमें उन संसाधनों का और अधिक हम क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। और तीसरा आता है कि विकसित अर्थव्यवस्था। विकसित अर्थव्यवस्था में क्या है, संसाधनों का अधिकतम दोहन किया जा चुका है। ठीक है। और दूसरा पॉइंट है कि यहाँ पर जो आय होगी वो निम्न प्रति व्यक्ति आय होगी। ठीक है। विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देशों में जो आय होगी वो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के से कम होगी, और जो विकसित अर्थव्यवस्था में तो आय उच्च प्रति व्यक्ति आय होगी। ठीक है। अब यहाँ पर जो योगदान है प्राथमिक क्षेत्र का वो अधिक होगा अल्प विकसित देशों में। ठीक। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में क्या होगा, जो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है वो अधिक होगा, और जो विकासशील वाले अर्थव्यवस्था वाले देश है यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर द्वितीयक क्षेत्र का योगदान अधिक होगा। ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र का योगदान तो होगा लेकिन यहाँ पर द्वितीयक क्षेत्र का जो योगदान होगा वो अधिक होगा। ठीक है।
द्वितीय क्षेत्र का योगदान अधिक। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र का योगदान क्या होगा यहाँ पर, द्वितीय क्षेत्र का योगदान अधिक होगा। ठीक है, और यहां पर क्या होगा, तृतीय क्षेत्र का योगदान अधिक होगा। चौथा क्या है, यहां पर जो तकनीक होगी वो निम्न स्तर की तकनीक होगी। ठीक है, यहां पर तकनीक कैसी होगी, निम्न स्तर की। और जो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश हैं यहाँ पर अल्प तकनीक निम्न होगी, और जो विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देश हैं यहाँ पर आधुनिक तकनीक होगी। और विकसित देशों में तकनीक कैसी होगी, तकनीक की दृष्टि से ये उच्च क्षमता वाली तकनीक होगी, आधुनिक तकनीक। ठीक है, और ये जो देश हैं यहाँ पर अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों में गरीबी और बेरोजगारी की दर अधिक होगी। विकासशील देशों में गरीबी और बेरोजगारी की जो दर होगी वो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, यहाँ पर गरीबी और बेरोजगारी बहुत ही कम मात्रा में आपको देखने को मिलेगी। और अल्प विकसित देशों में क्या है, जो आधारभूत संरचना है उसका अभाव पाया जाएगा। यहाँ जो आधारभूत संरचना होगी विकासशील देशों में, वो आधारभूत संरचना तो यहाँ होगी, पर जो आधुनिक संरचना है उसका अभाव पाया जाएगा। हम कहेंगे उत्तम कोटि की आधारभूत संरचना नहीं होगी। जो यहाँ पर आधारभूत संरचना सुदृढ़ होगी, उत्तम कोटि की नहीं होगी। लेकिन जो विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश हैं यहाँ पर आधारभूत संरचना उच्च स्तर की होगी या उत्तम कोटि की होगी। ठीक है, तो ये था हमारा क्या बोलते हैं, तो ये था हमारा विकास की अवस्था के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार, जिसमें अल्प विकसित, विकासशील और विकसित अर्थव्यवस्था को हमने समझ लिया है। अब हम बात किए लेते हैं अब बात की लेते हैं हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्र पर। ठीक है, जैसा कि हमने पहली क्लास में पढ़ा था कि हमारे टॉपिक क्या क्या थे, अर्थव्यवस्था के प्रकार के बाद क्या था हमारा टॉपिक, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो अब हम देख लेते हैं कि अर्थव्यवस्था कितने क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के मुख्य क्या है, क्षेत्र हैं। ठीक है, तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में मुख्यतः 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मुख्यतः 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। ठीक है, दरअसल इस अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को दरअसल 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, तो ठीक है, हम कर लेते हैं 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत। पहला क्षेत्र कौन सा होगा, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था अल्प विकसित और विकासशील वाले अर्थव्यवस्था में पहला क्षेत्र कौन सा होगा, प्राथमिक क्षेत्र। और दूसरा क्या होगा, द्वितीयक क्षेत्र। तीसरा होगा तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, दरअसल जो द्वितीयक क्षेत्र को क्या कहते हैं, हम द्वितीयक क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं। विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, अब इसे विनिर्माण क्षेत्र क्यों कहते हैं कि विनिर्माण क्षेत्र इस कारण से कहते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, जो प्राथमिक क्षेत्र के संसाधन हैं उनका उपयोग करके हम जैसे प्राथमिक क्षेत्र से जो संसाधन हमें प्राप्त होते हैं उन संसाधनों को हम विनिर्मित करके फिर एक नया उत्पाद बनाते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, विनिर्माण क्षेत्र। ठीक है, जो तृतीयक क्षेत्र होते हैं इसे कहते हैं हम सेवा क्षेत्र। अभी हम समझेंगे कि इसे सेवा क्षेत्र क्यों कहते हैं और अच्छे से समझेंगे कि इसे विनिर्माण क्षेत्र क्या कहते हैं। दरअसल पहले आप प्राथमिक क्षेत्र को समझ लीजिए, फिर आपको आसान होगा द्वितीयक क्षेत्र को समझना। प्राथमिक क्षेत्र दरअसल एक ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें प्राकृतिक संसाधनों की सहायता से क्या किया जा रहा है, उत्पादन किया जा रहा है। प्राथमिक क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों की सहायता से उत्पादन किया जाता है। ठीक है, उन्हीं को हम कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र। इस क्षेत्र में प्राकृतिक इस क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों की
सहायता से उत्पादन किया जाता है। ठीक है। जो प्राथमिक क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र में दरअसल क्या होता है, जो उत्पादन किया जाता है वो क्या कैसे किया जाता है, प्राकृतिक संसाधनों की सहायता से। प्राकृतिक संसाधन जैसे क्या हो गया, मिट्टी, सूर्य का प्रकाश, जल, ये सब अरे चीज क्या है, प्राथमिक संसाधन है। ठीक है, तो इन्हें हम क्या कह रहे हैं, ये प्राथमिक क्षेत्र है। अब द्वितीय क्षेत्र क्या है, द्वितीय क्षेत्र में दरअसल प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चा माल एवं मशीनों की सहायता से उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर क्या किया जाता है, प्राथमिक, यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चा माल एवं मशीनों की सहायता से उत्पादन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या, यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र एवं प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चा माल एवं मशीनों की सहायता से उत्पादन किया जाता है। ठीक है, दरअसल देखो अब इस चीज को हम समझ लेते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में जैसे कि हमने बात की, प्राथमिक क्षेत्र में जो उत्पादन किया जा रहा है वो प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से किया जा रहा है, जैसे सूर्य का प्रकाश, जल, मिट्टी, ठीक है, इन सभी से। अब जैसे हम मान लेते हैं कि एक किसान ने प्राकृतिक संसाधन, ये मिट्टी, जल, सूर्य का प्रकाश, इनसे क्या है, एक फसल उगाई। मान लेते हैं आलू की फसल उगाई। अब इस आलू की फसल से क्या किया, एक कंपनी ने चिप्स बनाए। ठीक है, तो अब वो किस क्षेत्र में शामिल होंगे, उसको हम शामिल करेंगे द्वितीय क्षेत्र में। इसमें विनिर्माण काम किया गया है। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त संसाधनों को लिया उसने, कच्चे माल को लिया, और कुछ मशीनें उसने इसमें बनाने में प्रयोग किया, और उन मशीनों की सहायता से उसने एक नया प्रोडक्ट या नया उत्पाद बना दिया। इसी को हम कह रहे हैं द्वितीय क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र। ठीक है, और तृतीय क्षेत्र क्या होता है, यह क्षेत्र प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र की उत्पादन इकाई, जो उत्पादन गतिविधियां हैं उनकी सहायता करता है। अगर हम ऐसे कहें कि ये सहायक की भूमिका निभाता है प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र के लिए। क्या करता है, प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र के लिए सहायक की भूमिका निभाता है। यह क्षेत्र प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र की जो उत्पादन गतिविधियां हैं, उत्पादन गतिविधियों में सहायता करता है। क्या करता है, सहायता करता है, या सहायक की भूमिका निभाता है, सहायक की भूमिका अदा करता है। ठीक है, तो समझ आ गया आपको प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में अंतर। प्राथमिक क्षेत्र क्या है, प्राथमिक क्षेत्र ऐसे क्षेत्र जहां प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से क्या किया जा रहा, उत्पादन किया जा रहा, और उसी जो उत्पादन किया जा रहा है प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से, अब उसी प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल एवं मशीनों की सहायता से एक नया उत्पाद बनाया जा रहा है। और वो नया उत्पाद किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, तो वो आएगा द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। तृतीय क्षेत्र में क्या हो रहा है, तृतीय क्षेत्र में इसमें प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र में जो उत्पादन गतिविधियों हैं, उत्पादन गतिविधियों में ये सहायता करता है। दरअसल इसको हम समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल से। ठीक है, उससे आपको ये समझना आसान होगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग मान लेते हैं कि एक किसान है। कौन है, एक किसान। एक किसान ने कौन है, एक किसान ने क्या किया, एक किसान ने फसल बोई। वो फसल किसकी, आलू की। मान लेते हैं कि उसने आलू की फसल लगाई। ठीक है, आलू की फसल लगाई उस किसान ने। अब उस किसान ने आलू की फसल लगाई। अब कुछ समय बाद उसका आलू क्या हुआ, आलू की फसल तैयार हो गई। आलू की फसल तैयार करने के बाद अब ये क्या करता है, अब ये क्या करता है, ये जाता है अपनी आलू की फसल को बेचने के लिए। कहाँ पर, मंडी में।
तो उसे रास्ते में एक व्यक्ति मिलता है और वो उससे कहता है कि भाई कहाँ जा रहे हो, तुम मंडी वंडी के चक्कर में पड़े हो, आजकल तो इतनी सारी कंपनियां हैं, कोई भी कंपनी है तुमसे तुम्हारे आलू ले लेगी। तो वो किसान कहता है कि भाई कौन सी कंपनी है और कौन सी कंपनी ले लेगी, हमें तो फसल मंडी में बेचना पड़ेगी। बोला नहीं, आजकल बहुत सारी ऐसी चिप्स बनाने वाली कंपनियां हैं जिन्हें आलू की आवश्यकता होती है और वो घर बैठे बैठे आपके सारे आलू क्या करेगी, खरीद लेगी। तो अब इस किसान को भी क्या हुआ, लालच आया, उसने कहा बढ़िया है, मंडी नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, जो भाड़ा है, जो किराया है, जो परिवहन लागत है, वो किसान की क्या होगी, वो बच जाएगी और इसकी मेहनत बचेगी। ठीक है, तब किसान ने भी सोचा कि ठीक है, हम ऐसा ही करते हैं और किसी कंपनी से बात करते हैं। तो उसने जुगाड़ की और एक, मान लेते हैं एक चिप्स बनाने वाली कंपनी से, एक कंपनी है चिप्स बनाने वाली, उसने क्या किया, कॉल किया, कॉल किया और कहा कि मेरे पास लगभग 100-150 टन आलू है। ठीक है, इतना मेरे पास आलू है, अगर आपको वो आलू चाहिए हो तो हम आपको आलू वो उपलब्ध करवा सकते हैं, हम आपको, हमारी पास फसल है वो हम आपको दे सकते हैं। तो कंपनी ने कहा ठीक है, कंपनी भी लालच मांगी। कंपनी ने कहा ये भी ठीक है कि मंडी जाएं, मंडी से थोड़े थोड़े आलू यहाँ से लें, थोड़े, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में अगर हमें एक ही जगह से हमें आलू मिल रहे हैं। तो कंपनी भी कहती है ठीक है, डन है, दोनों आपस में सौदा करते हैं और उनका सौदा क्या होता है, पक्का हो जाता है। ठीक है, अब ये सौदा पक्का हो जाता है, कंपनी कहती है ठीक है, हम आपके पास क्या करते हैं, अपने ट्रक भेज देते हैं और वो जो आलू है हम उसको लोड करवा लेंगे। अब कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने किसान के पास ट्रक भेज दी और किसान ने वो आलू ट्रक में लोड करवा दिए। ठीक है, अब आप ऐसे समझते जाना, तो अब आपको ये तृतीयक क्षेत्र की भूमिका इसमें समझ आ जाएगी। ठीक है, अब किसान कहता है कि उसका जो पेमेंट है वो किस तरह से करेंगे। तो किसान तो चाहता, अब किसान कैसा है, किसान कहता है कि आप ऐसा करिए, मुझे ना आप नगद पेमेंट कर दीजिए। तो कंपनी कहती है कि नहीं, और नगद पेमेंट करना तो मेरे लिए संभव नहीं है, मैं आपको क्या आपके अकाउंट में डाल दूंगा। तो किसान कहता है ये भी ठीक है, कैसा आप मेरे अकाउंट में डाल दीजिए, और बेहतर होगा नगद पेमेंट से कि मुझे फिर से वो बैंक में जमा करने जाना पड़ेगा। तो किसान ने क्या किया, कंपनी से बोला ठीक है आप मेरे अकाउंट में डाल दीजिए। तो कंपनी ने क्या किया, किसान के अकाउंट में पैसा डाल दिया। अब आप देखोगे किसान ने क्या किया, फसल का उत्पादन किया, फसल का उत्पादन किया, तो ये कौन सा क्षेत्र हो गया, ये प्राथमिक क्षेत्र। हमने कहा था कि ना कि प्राकृतिक संसाधनों की सहायता से जहां उत्पादन हो उसको हम क्या कहेंगे, प्राथमिक क्षेत्र। तो जो आलू का उत्पादन हुआ वो कौन सा क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, फिर इस प्राथमिक क्षेत्र के बाद इस कंपनी ने क्या किया, इस कंपनी ने आलू खरीद के उस कंपनी उसकी बनाई चिप्स। ठीक है, क्या है, चिप्स बनाई। तो ये कौन सा क्षेत्र हो गया, ये हो गया द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण, द्वितीय क्षेत्र का ठीक उदाहरण। अब आप देखोगे कि कंपनी ने क्या किया, किसान ने के पास जो ट्रक भेजे, ठीक है, या उसे कॉल की और उसको अकाउंट में पैसे मुहैया कराए। ये सारी क्या है, सर्विस। ये जो इतनी सर्विस हैं, इस तरह की जो सर्विस मुहैया करवाई किसान को, या ये जो बैंक हो गया या कॉल कंपनी हो गई या जो ट्रक हो गए, किसान और कंपनी दोनों को उन्होंने एक सहायता की इनकी। तो अब ये किस क्षेत्र में आएंगे, ये आएंगे तृतीयक क्षेत्र में। किसका उदाहरण होंगे, ये तृतीयक क्षेत्र का उदाहरण। क्यों, क्योंकि दरअसल ये क्या कर रहे हैं, ये सेवा प्रदान कर रहे हैं। जैसा कि हमने कहा था तृतीयक क्षेत्र जो होते हैं उसको हम सेवा क्षेत्र कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये उत्पादन उत्पादन गतिविधियों में सहायक सहायक की भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज समझ आ गई होगी। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं अपना दूसरा पॉइंट। अब हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, ये जो क्षेत्र है ये कच्चे माल की आपूर्ति का स्रोत है, कच्चे माल की आपूर्ति का स्रोत। ठीक है, और जो दूसरा क्या है, ये क्या है, इस क्षेत्र में मूल्य वर्धन किया जाता है, इस क्षेत्र में मूल्य वर्धन किया जाता है।
आप मूल्यवर्धन तो समझ गए होंगे ना। मूल्यवर्धन किया जाता है, मूल्यवर्धन मतलब वैल्यू एडिशन, इंग्लिश में उसे हम कहेंगे वैल्यू एडिशन। ऐसा जैसे हम मान लेते हैं कि एक किसान ने जो आलू उगाए, आलू से फिर इस कंपनी ने उसके आलू खरीदे, तो आलू के बाद जब वो चिप्स बनाएगा तो चिप्स बनाने में उसे कुछ लागत तो आएगी। उसी जब वो लागत मान लेते हैं हम कि एक उस किसान ने 10 रुपए के आलू खरीदे, ठीक है, 10 रुपए के आलू खरीदने के बाद जब उसने चिप्स बनाई तो चिप्स बनाने में उसे लगभग अगर 5 रुपए की लागत आई और 2 रुपए उसने साथ ही अपना लाभ जोड़ दिया, तो इसकी कीमत कितनी हुई, 17 रुपए बढ़ गई, ठीक है। तो अब ये मार्केट में इसकी प्राइस क्या होगी, 17 रुपए, ठीक है। तो इस तरह से इसको बोलते हैं मूल्यवर्धन या वैल्यू एडिशन, ठीक है। और जो तृतीयक क्षेत्र होता है, तृतीयक क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र एवं द्वितीयक क्षेत्र के मध्य जो ये संयोजन का काम कर रहा है, अर्थात इनके मध्य ये मिलाने का काम कर रहा है। क्या, किसका काम कर रहा है, संयोजन का काम। प्राथमिक प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र के मध्य संयोजन का कार्य करता है। प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र के मध्य संयोजन का कार्य, ठीक है। हम इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जैसे कि इसका एग्जाम्पल है कृषि क्षेत्र, पशुपालन, ठीक है, क्या है, कृषि क्षेत्र, पशुपालन, ठीक है। और जो इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है विनिर्माण क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र। दरअसल विनिर्माण और निर्माण में फर्क होता है, ये आप खुद चेक करना, ठीक है, ये क्या होता है। अगर नहीं आए तो मुझे फिर कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और जल गैस आपूर्ति, ये कैसा है, ये द्वितीय क्षेत्र का एग्जाम्पल। और तृतीय क्षेत्र का एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि बैंकिंग हो गया, बैंकिंग, परिवहन, शिक्षा आदि। तो ये हो गया हमारा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, जिसे हमने पढ़ लिया है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई समस्या आए तो आप वो पूछ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है, या हम कहेंगे सबसे इंपॉर्टेंट भाग जो है वो यही है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, और वो है क्या, आय का चक्रीय प्रवाह, जैसा कि मैंने पहले कहा था, ठीक है, साइक्लिक फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है, ऐसे हम समझ लेते हैं। ठीक, अब हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है आय का चक्रीय प्रवाह। आय का चक्रीय प्रवाह, इंग्लिश में इसी को हम कहेंगे साइक्लिक फ्लो ऑफ इनकम। क्या कहेंगे, साइक्लिक फ्लो ऑफ इनकम। दरअसल आप अगर देखोगे, किसी भी अर्थव्यवस्था में तीन प्रमुख आर्थिक संस्थाएं होती हैं। वो तीन आर्थिक प्रमुख संस्थाएं कौन कौन सी हैं, सरकार, फर्म और परिवार, ठीक है। सामान्यतः देश में ये जो तीन आर्थिक संस्थाएं होती हैं, ये मिलकर एक चक्र का निर्माण करती हैं, जिससे हम आय का, जिससे क्या होती, जो इनकम है या आय है वो चक्रीय रूप में रोटेट करती है। इसी को हम कहते हैं आय का चक्रीय प्रवाह, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये कि किसी भी देश में जो अर्थव्यवस्था में तीन प्रमुख संस्थाएं होती हैं, सरकार, फर्म और परिवार, ठीक है। तो चलिए हम समझ लेते हैं कि वो क्या क्या है। पहले हम दो अपनी संस्थाएं लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हम तीसरी संस्था लेंगे और उसको उसमें शामिल करके वो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। एक संस्था है, उसका नाम है फर्म, ठीक है। उसको इंग्लिश में भी हम क्या लिखेंगे, फर्म, उसकी इंग्लिश क्या होगी, फर्म, ठीक है। और जो दूसरी संस्था है उसका नाम है परिवार। दरअसल यहाँ पर जो परिवार की इंग्लिश है वो
फैमिली नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर परिवार की इंग्लिश फैमिली नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अर्थव्यवस्था में परिवार, या हम कहें इसको क्या, परिवार को इसको कहा जाता है इंग्लिश में, अर्थव्यवस्था में हाउस होल्ड। ठीक है, यहाँ पर परिवार की जो इंग्लिश है वो फैमिली नहीं होगी, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर परिवार की इंग्लिश होगी हाउस होल्ड। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि अर्थव्यवस्था में क्या होता है, अर्थव्यवस्था में हाउस होल्ड का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति साझा आर्थिक क्रियाएं करते हैं या साझा आर्थिक क्रियाएं संपन्न करते हैं, तो इसी को अर्थव्यवस्था में परिवार कहा जाता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी करने के लिए दिल्ली आते हैं। ठीक है, तैयारी करने के लिए क्या आते हैं, कहाँ आते हैं? दिल्ली। अब ये स्टूडेंट जो हैं वो चार अलग अलग क्षेत्रों से आए। एक आया मध्य प्रदेश से, जो दूसरा आता है उत्तर प्रदेश से, तीसरा आता है राजस्थान से, और चौथा कहाँ से? चौथा आता है बिहार से। अब ये चारों लोग यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली आए। इन्होंने एक कोचिंग में एडमिशन लिया। एक कोचिंग में एडमिशन लेने के बाद इन लोगों की आपस में क्या हो गई? दोस्ती। अब इन लोगों ने आपस में बातचीत की, और बातचीत करने के बाद आपस में कहा कि क्यों ना हम ऐसा करें कि एक फ्लैट ले लें, और फ्लैट लेके एक ही जगह हम लोग शिफ्ट हो जाए। उससे क्या होगा? हमारा समय बचेगा, हमारा पैसा बचेगा, और साथ साथ हम चीज़ों को आपस में डिस्कशन कर पाएंगे ना। तो इन लोगों ने आपसी रजामंदी से क्या किया? एक फ्लैट ले लिया। अब फ्लैट ले लिया अब फ्लैट ले लिया, तो फ्लैट लेने के बाद इन्होंने क्या किया? फ्लैट में अब इनका एक संविधान तैयार होता है। जो भी लोग रहे होंगे ऐसे, जिन्होंने तैयार की होगी, बाहर गए होंगे, उन्हें पता है कि जब 3-4 लोग आपस में रहते हैं तो किस तरह का संविधान तैयार होता है। वो संविधान किस लिए तैयार हुआ? वो संविधान इसलिए तैयार हुआ कि उसमें यह हुआ कि देखो भाई, ऐसा है कि सब लोग अपना अपना काम बांट लो। ठीक है, सभी लोगों का काम बांट दिया जाता है, सभी लोग अपना अपना काम करेंगे और सभी लोग उसी काम के प्रति उत्तरदायी होंगे। तो एक ने कहा ठीक है, मैं भाई क्या करूंगा, मैं रोटी बना लेता हूं, तो मैं रोटी बना लूंगा। दूसरे ने कहा कि मैं सब्जी बना लेता हूं, मैं सब्जी बना लूंगा। तीसरे ने कहा कि मैं बाजार से सब्जियां ले आऊंगा। चौथे ने कहा भाई मुझे कुछ नहीं आता, तो मैं झाड़ू पोंछा कर लूंगा। इस तरह से क्या हुआ? चारों का काम बढ़ गया। अब आप देखोगे कि इसमें क्या हो रहा, अब इसमें क्या हो रहा है कि इन लोगों ने जो डिसाइड किया था कि हम लोग एक साथ रहेंगे, हमारा पैसा बचेगा, तो इससे क्या हो रहा है? ये आर्थिक क्रियाएं हैं, आर्थिक क्रियाओं को इन्होंने क्या कर लिया? साझा कर लिया। अब ये जो इन लोगों ने जो आर्थिक क्रियाएं साझा कर ली, तो अब इसी को क्या कहा जा रहा है अर्थव्यवस्था की परिभाषा में? अब इन्हें एक परिवार का दर्जा दे दिया गया। अब आप देखोगे इनमें चारों में किसी भी प्रकार का कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, ना ही ये किसी के संबंधी हैं, ठीक है, ना ही ये किसी के आस पड़ोस वाले हैं। इनमें जो संबंध है वो क्या है? आर्थिक संबंध। आर्थिक संबंध के आधार पर ही इन्हें हम क्या कह रहे हैं? परिवार। ठीक है, तो अब आपको यह बात क्या होगी? समझ आ गई होगी। ठीक है, मान लेते हैं यह क्या है? एक परिवार। परिवार की इंग्लिश में क्या है? हाउस होल्ड। ठीक है, फर्म। अब फर्म जो है, ये जो फर्म है, फर्म का काम क्या है? फर्म क्या करती है? फर्म दरअसल एक क्या है? उत्पादक इकाई है। क्या है? एक उत्पादक इकाई है जो क्या करती है? उत्पादन कार्य। क्या करती है? उत्पादन कार्य। सवाल उठता है, ये उत्पादन कार्य किस लिए करती है? दरअसल ये उत्पादन कार्य करती है आर्थिक लाभ को अर्जित करने के लिए। अब सवाल उठता है उत्पादन किसका? तो उत्पादन किसका करते हैं? मैंने पहले भी क्लास बताया, वस्तुओं का या सेवाओं का। उत्पादन किसका होगा? तो वस्तु का या सेवा का। उत्पादन कार्य किस लिए? तो किसके लिए? निजी लाभ अर्जित करने के लिए। निजी लाभ अर्जित करने के लिए। ठीक है, और ये चीज आपको समझ आ गई कि फर्म, फर्म क्या है? एक उत्पादक इकाई है जो क्या करती है? वस्तुओं और सेवाओं का क्या करती है? उत्पादन करती है। किस लिए? ताकि वो निजी लाभ अर्जित कर सके। ठीक है, इसको मैं किए देता हूं अब साफ। ठीक है, क्योंकि अभी हमें एक डायग्राम बनाना होगा, तो डायग्राम गंदा ना हो, इसीलिए इसको क्या करते हैं? हम साफ कर देते हैं। ठीक है, अब हम मान लेते हैं फर्म
जो है, जो फर्म है, वो वस्तुओं का उत्पादन करती है। हम मान लेते हैं कि ये क्या करती है, वस्तु का उत्पादन करती है। और वो वस्तुएं क्या करती है, वो वस्तुएं, जिन वस्तुओं का वो उत्पादन कर रही है तो वो किसी को बेचेगी। हम मान लेते हैं कि वो उन वस्तुओं को विक्रय कर देती है। इस परिवार को क्या किया उसने, जिन वस्तुओं का उत्पादन की वस्तुओं का विक्रय किसको किया, परिवार को किया। अब इस फर्म ने इस परिवार को जो वस्तुओं का विक्रय किया, तो बदले में परिवार ने इसको कुछ पेमेंट किया होगा, भुगतान किया होगा। मान लेते हैं हम पेमेंट कर दिया। किसने किया, परिवार ने। किसको किया, फर्म को किया। अब परिवार ने अब ये जो परिवार है, परिवार ने ये जो फर्म है, इसको जो पेमेंट किया, वो इस फर्म के लिए क्या है, आय। ठीक है। और परिवार के लिए क्या है, वो व्यय। ठीक है, समझ आ रहा है। ये एक फर्म क्या है, फर्म एक उत्पादक इकाई है जो उत्पादन करती है। उत्पादन किसका करती है, वस्तुओं का या तो सेवाओं का। इस फर्म ने क्या किया, किन्हीं वस्तुओं का उत्पादन किया और वो उन वस्तुओं का क्या किया, विक्रय किया। ठीक है। अब वो वस्तुएं किसने खरीदी, परिवार ने खरीद ली। परिवार ने बदले में क्या किया, इसको पेमेंट किया उन वस्तुओं की खरीद के लिए। ठीक है। तो अब वो पेमेंट फर्म के लिए क्या हो गया, आय। और परिवार ने जो वस्तुएं खरीदी, उन वस्तुओं के लिए जो पेमेंट किया, उसे जो आय फर्म को जो उसने व्यय किया, वो फर्म के लिए क्या बन गया, आय। और परिवार के लिए वो क्या बन गया, व्यय। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। अब आप एक चीज देखोगे, आप पाओगे कि परिवार ने जो व्यय किया है, परिवार ने क्या किया है, परिवार ने व्यय किया है। तो परिवार के पास जो पैसा है व्यय करने के लिए, वो कहां से आया होगा। तो परिवार के सदस्य भी कहीं ना कहीं श्रम करते होंगे, कहीं ना कहीं श्रम सेवा देते होंगे। तो हम मान लेते हैं कि ये इस फर्म में क्या देते हैं, श्रम सेवा। क्या दे रही है, ये जो परिवार के सदस्य हैं, ये श्रम सेवा देते हैं। किसमें, फर्म में। ठीक है। अब ये परिवार के जब सदस्य यहाँ पर श्रम सेवा देंगे, तो फर्म बदले में इनको भी कुछ भुगतान करेगा। भुगतान करेगा ना, या हम कहें इन्हें वेतन देगा या इनका पारिश्रमिक प्रदान करेगा। तो ये फर्म का क्या हो जाएगा, ये फर्म का क्या होगा, व्यय। और परिवार की क्या होगी, ये आय। इतना समझ आया आप लोगों को। परिवार के कुछ सदस्य हैं, परिवार के कुछ सदस्य कहीं ना कहीं काम करते होंगे। हम मान लेते हैं कि ये परिवार के जो सदस्य हैं, वो इसी फर्म में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। बदले में उन्हें उसके काम के बदले क्या मिल रहा है, पारिश्रमिक या वेतन। वो जो व्यय है, फर्म ने जो वेतन दिया, वो फर्म के लिए क्या है, वो व्यय है। परिवार के लिए क्या है, आय है। इतना आपको समझ आ गया होगा ना। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे। अब आप देखोगे कि, तो आप देखोगे फर्म ने जो इस परिवार के सदस्यों को वेतन दिया, वो क्यों दिया, वेतन दिया वो क्यों दिया। दरअसल फर्म ने जो इस परिवार के सदस्यों को वेतन दिया, वो उन्हें श्रम के बदले में दिया, ताकि क्या हो, फर्म का उत्पादन हो सके। उत्पादन हो सके, जब इसका उत्पादन होगा तभी उसे क्या होगा, फर्म को लाभ होगा। अर्थात हम कहें तो फर्म ने क्या किया, ये फर्म ने, अगर हम कहें तो फर्म ने ये जो व्यय किया है, ये किस पर किया है, तो ये उसने किया है निवेश पर व्यय किया है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, निवेश व्यय। फर्म ने जो व्यय किया है वो किस पर किया है, निवेश पर। क्योंकि उत्पादन के लिए कुछ निवेश तो करना होगा, और निवेश पर जो व्यय किया जाए उसे क्या कहेंगे हम, निवेश व्यय। ठीक है, निवेश व्यय। इसी तरह परिवार को, फर्म के लिए जो निवेश व्यय था, परिवार के लिए क्या था, आय। अब आप देखोगे परिवार ने भी आय का कुछ हिस्सा व्यय किया होगा। ठीक है, आय का कुछ हिस्सा व्यय किया होगा। वो व्यय किस लिए किया, वो दैनिक जीवन के कार्यों के लिए, दैनिक जीवन के उपभोग के लिए उसने कुछ वस्तुओं का उपभोग किया। कुछ वस्तुओं का उसने, परिवार ने उपभोग किया होगा। तो अपने उपभोग पर उसने जो व्यय किया, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे उपभोग व्यय। कौन सा व्यय, उपभोग व्यय। याद करते चलना, इसको हम क्या करें, उपभोग व्यय। परिवार अपने उपभोग के लिए जो व्यय कर रहा है उसको हम कहेंगे उपभोग व्यय, और फर्म अपने लाभ अर्जित करने के लिए जो निवेश कर रही है उसको हम कहेंगे निवेश व्यय। ठीक है,
इतनी आपको बात क्लियर हो गई। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब आप देखोगे कि फर्म फर्म जो लाभ प्राप्त हो रहा है, तो अब ये लाभ का एक हिस्सा इसके पास बच जाता होगा। जैसे हम मान लेते हैं कि फर्म को कुछ आय प्राप्त हुई, आय प्राप्त हुई आय प्राप्त हुई हम मान लेते हैं कि उस आय में से उसने कुछ हिस्सा क्या कर दिया, खर्च कर दिया। किस पर? निवेश व्यय पर। उसने कुछ हिस्सा क्या कर दिया, व्यय कर दिया। किस पर? व्यय पर। आय को अगर व्यय में से घटा देंगे तो जो बचेगा उसको हम क्या कहेंगे, बचत। तो इस तरह से फर्म के पास कुछ बचत होगी। ठीक है। इसी तरह से परिवार क्या करता होगा, परिवार को कुछ आय प्राप्त होती होगी। आय में से वो अपने दैनिक जीवन के कार्यों में जो उसने उपभोग किया या उपभोग व्यय में उसने जो खर्च किया, जो व्यय किया, उसके बाद जो बचता होगा उसको हम क्या कह रहे हैं, बचत। तो अभी अपनी बचत को क्या करते होंगे, तो हम मान लेते हैं कि ये लोग अपनी बचत क्या करते हैं, ये बचत को क्या है, एक वित्तीय संस्था। ठीक है। वित्तीय संस्था क्या है, आगे नेक्स्ट आने वाले टॉपिक में हम आराम से पढ़ेंगे। दरअसल ये वित्तीय संस्था मान लेते हैं कि एक बैंक है। ठीक है। बैंक ना लिख के मैं यहाँ पर उसको लिखता हूँ वित्तीय संस्था। ठीक है। तो फर्म ने अपनी बचत किसके पास सेव करके रख दी है, वित्तीय संस्था के पास। किसके पास, इस वित्तीय संस्था के पास अपनी बचत क्या की उसने, सेव करके रख दी। इसी तरह से परिवार ने भी अपनी बचत किसके पास सेव कर दी, इसी वित्तीय संस्था के पास। अब ऐसा होता है कि फर्म को किसी कार्य के लिए, हम ये कह सकते हैं कि उसे अपने उत्पादन बढ़ाने के लिए किस चीज की, पैसों की जरूरत पड़ जाती है। तो अब वो क्या करता है, इसी वित्तीय संस्था से क्या ले सकता है, इसी वित्तीय संस्था से क्या ले सकता है, ऋण। तो इस फर्म ने क्या किया, ऋण ले लिया। किससे, इसी वित्तीय संस्था से। ठीक है। अब आप पाओगे कि परिवार को भी तो पैसों की जरूरत पड़ सकती है। तो किसी भी कार्यों के लिए परिवार को भी पैसों की जरूरत पड़ सकती है। तो परिवार ने भी क्या किया, इसी वित्तीय संस्था से ऋण ऋण ले लिया। अब यहां पर आप लोग हो गए होंगे कंफ्यूज। मुझे पता है कि आप लोगों के मन में क्या सवाल चल रहा है, मैं वाकिफ हूं उस सवाल से। दरअसल कि आप लोगों के मन में अब ये सवाल चल रहा होगा कि सर, अगर फर्म को ऋण लेना ही था तो उसने बचत किसी वित्तीय संस्था में क्यों दे दी, मतलब उसने बैंक में पैसा क्यों जमा कर दिया अगर उसे लोन लेना ही था। पहले सवाल। सेम यही सवाल परिवार के लिए है। जब परिवार को पैसों की आवश्यकता थी, वो लोन ले रहा है, ऋण ले रहा है, तो उसने बैंकों में जमा किया ही क्यों, सवाल उठता है। तो अब मेरा जवाब आपको ये है कि मेरे भाई, दरअसल ऐसा नहीं है कि पूरे भारत में या पूरे उस देश की अर्थव्यवस्था में सिर्फ एक ही फर्म हो या एक ही परिवार हो। यहाँ पर लाखों करोड़ों फर्में हैं और लाखों करोड़ों क्या है, परिवार हैं। ठीक है। दरअसल ये सिर्फ एग्जाम्पल है। ठीक है। लाखों करोड़ों फर्म है, कोई फर्म अधिक उत्पादन करती है, किसी फर्म को ऋण की आवश्यकता। इसी तरह से कोई परिवार की इनकम अधिक है तो वो अपने बचत के रूप में करती है, और कोई परिवार ऐसा है जिसे ऋण की आवश्यकता पड़ सकती है। ठीक है। तो यहाँ लाखों करोड़ों फर्म हो सकती है, यहाँ पर भी लाखों करोड़ क्या है, परिवार है। ठीक है। अब आप लोगों को समझ आ गया होगा, ये वही फर्म और वही परिवार नहीं है, इसमें लाखों करोड़ों फर्म और परिवार क्या है, शामिल है। ठीक है। ठीक है, ये इतना आपको समझ आ गया है ना। अब आप इस पूरे चक्र को देखोगे, तो आप पाओगे कि संसाधन क्या है, लगातार क्या हो रहे हैं, गतिशील हो रहे हैं। जैसे एक फर्म ने अपनी बचत वित्तीय संस्था में क्या की, सेव की, और उसी बचत को उस वित्तीय संस्था ने क्या किया, किसी परिवार को या फर्म को क्या किया, लोन दे दिया। इस किसी की बचत किसी के लिए क्या हो गया, लोन हो गया। तो अब इसमें एक सवाल उठता है, क्या सर ये जो संसाधन गतिशील हो रहे हैं, क्या वो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे हैं या नहीं। ठीक है। तो आप देखोगे ये जो संसाधन है जो गतिशील हो रहे हैं, इसमें कौन सा संसाधन गतिशील हो रहा है, पूंजी। ठीक है। पूंजी जो संसाधन है वो गतिशील हो रहा है। तो अब आपको एक एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं कि अर्थव्यवस्था के लिए जो संसाधनों की गतिशीलता है वो सही है या नहीं है। ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि एक फर्म है, जैसे कुछ पैसों की जरूरत है। ठीक है। एक फर्म है,
इस फर्म को क्या है, पैसों की जरूरत है। तो इस फर्म ने क्या किया, एक बैंक से क्या किया, ऋण ले लिया, लोन ले लिया। ठीक है, फर्म ने क्या किया, लोन ले लिया। ठीक है, अब फर्म ने लोन लिया। अब जब फर्म लोन ले लेगी, अब लोन से क्या हुआ, उसके पास पैसा आ गया, तो अब वो पैसे को क्या करेगी, इन्वेस्ट करेगा, निवेश करेगा। किस में, अपनी फर्म पर। जब वो निवेश करेगा, क्या करेगा, निवेश, निवेश किया उसने किस में, फर्म पर। तो निवेश से क्या होगा, उसका जो उत्पादन है, उत्पादन क्या होगा, उसका उत्पादन बढ़ जाएगा। उत्पादन बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ाने के लिए उससे कुछ श्रमिकों की आवश्यकता होगी। जब उसे श्रमिकों की आवश्यकता होगी तो वह नए श्रमिकों को क्या करेगा, हायर करेगा। अब उससे क्या होगा, लोगों को क्या होगा, रोजगार मिलेगा। इससे क्या होगा, रोजगार में वृद्धि होगी। अब जब रोजगार बढ़ेगा तो उससे लोगों की क्या होगी, आय बढ़ेगी। आय क्या होगी, आय बढ़ेगी। जब आय बढ़ेगी तो हम कहेंगे कि देश की जीडीपी क्या हो रही है, देश की जीडीपी बढ़ रही है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूं अगर आपको नहीं समझ आया होगा। जैसे मान लेते हैं हम कि एक फर्म है जिसे जरूरत है कुछ पैसों की, क्योंकि उसे क्या करना है, अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है। इसलिए उसने क्या किया, एक बैंक से कुछ लोन ले लिया। अब उसने लोन लिया, वो लोन को क्या करता है, निवेश कर देता है अपनी फर्म में। और जैसे ही वो निवेश करता है अपनी फर्म में, तो उससे क्या होता है, उसका उत्पादन बढ़ जाता है। उत्पादन बढ़ने से क्या होता है, अब उत्पादन बढ़ाने के लिए उसे कुछ श्रमिकों की जरूरत होगी, तो उसने श्रमिक क्या किए, हायर किए। अब उन श्रमिकों को बदले में, श्रम सेवा के बदले उसे कुछ वेतन देना होगा। तो उससे क्या होगा, रोजगार, लोगों को क्या होंगे, रोजगार मिलेंगे। रोजगार मिलेंगे, उससे क्या होगी, लोगों की क्या होगी, आय बढ़ जाएगी। आय बढ़ेगी तो देश की अर्थव्यवस्था हम कहेंगे ग्रोथ कर रही है, अर्थात जीडीपी बढ़ रही है। तो एक तो चीज ये निकल कर आई है कि जो संसाधनों की गतिशीलता है वो उत्पादन को बढ़ा देती है, रोजगार को बढ़ाती है, और प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाती है, और जीडीपी को बढ़ाती है। अगर आपको मेंस में या कहीं लिखना हो तो आप इसी एक एग्जाम्पल से कई सारे पॉइंट निकाल सकते हैं कि संसाधनों की गतिशीलता से उत्पादन में वृद्धि हो रही है, संसाधनों की गतिशीलता से रोजगार में वृद्धि हो रही है, संसाधनों की गतिशीलता से क्या हो रहा है, आय में वृद्धि हो रही है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, संसाधनों की गतिशीलता आर्थिक समृद्धि दर को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं। अब आप कहोगे सर परिवार भी तो है, परिवार को भी तो जरूरत पड़ती होगी। तो हम मान लेते हैं कि परिवार पर क्या प्रभाव पड़ता है। हम मान लेते हैं कि एक परिवार है, ठीक है, परिवार ने भी क्या लिया, अपने आवश्यकता के लिए क्या लिया, ऋण ले लिया। ऋण लिया, ऋण किसके लिए लिया, उपभोग के लिए। मान लेते हैं उसे कार खरीदना था तो उसने क्या किया, कार लोन ले लिया। ठीक है, अब कार लोन लिया तो कार लोन लेने से क्या किया उसने, मार्केट में जब डिमांड को क्या कर दी, उसने डिमांड बढ़ा दी। अभी तक क्या थी, मान लेते हैं हम 10 कारें बन रही थी और 10 कारों का क्या हुआ हो रहा था, 10 कारें बनती थी और 10 कारें क्या हो रही थी, बिक बिक रही थी। ठीक है, अब लेकिन इस परिवार ने क्या किया, लोन लेके डिमांड को और बढ़ा दिया, अर्थात अभी तक 10 कारें बन रही थी, अब कारों की जो डिमांड बढ़कर क्या हो गई, 11। तो अब डिमांड बढ़ने से क्या होगी, मांग बढ़ जाएगी। जब मांग बढ़ेगी तो कंपनी क्या चाहिए, कंपनी चाहेगी, डिमांड बढ़ रही तो वो क्या करेगी, उत्पादन को बढ़ाएगी। जब उत्पादन बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ने से फिर क्या होगा, रोजगार में वृद्धि होगी, रोजगार में वृद्धि होगी तो रोजगार वृद्धि में क्या होगा, आय बढ़ जाएगी। आय बढ़ेगी तो देश की जो आर्थिक समृद्धि दर है, हम कहें देश जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद, वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो आप पाओगे कि जो संसाधनों की गतिशीलता है, संसाधनों की गतिशीलता है वो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को सकारात्मक रूप से क्या करती है, प्रभावित करती है। ठीक है, ठीक है, अब इसमें हम देख लेते हैं तीसरी संस्था को शामिल करके। जैसा कि हमने कहा था कि हम लोगों को क्या करना है, तीसरी संस्था को इसी में शामिल करके हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा था कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में 3 प्रमुख आर्थिक संस्थाएं होती हैं। पहली होती है मतलब पहली दूसरी तो कुछ नहीं है, किसी को भी आप बोल सकते हैं, फर्म, परिवार, ठीक है, या सरकार। तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में 3 प्रमुख आर्थिक संस्थाएं होती हैं, सरकार, फर्म और परिवार। फर्म और परिवार को हमने देख लिया, अब हम देख लेते हैं सरकार। ठीक है, अब आप एक एग्जाम्पल से हम एक चीज समझाते हैं हम आपको
कि मान लेते हैं कि एक फर्म है और परिवार है। फर्म परिवार के जो सदस्य हैं उस फर्म में काम करते हैं। फर्म ने क्या किया, इस परिवार से श्रम सेवा तो ले ली, लेकिन बदले में उसकी सैलरी रोक दी। अब उसकी सैलरी क्या कर रहा है, वो सैलरी नहीं दे रहा है। बार बार वो परिवार का जो सदस्य है वो कहता है कि मेरी सैलरी आप दे दीजिए, 4-5 महीने, साल भर या फिर हो गया, वो उसके जो सैलरी है वो नहीं दे रहा है। तो अब इससे क्या कुछ समस्या खड़ी हो गई। अब इस समस्या को सुलझाने के लिए सरकार यहाँ पर क्या करती है, नियामक की भूमिका निभाती है। हम कहें कि सरकार यहाँ पर क्या करेगी, सरकार यहाँ पर निपटारा करेगी। ठीक है, सरकार एक संस्था होगी जो फर्म पर आवश्यक कार्यवाही करेगी, और परिवार या फर्म जो भी किसी भी प्रकार की कोई ऐसा काम करता है जिससे कि जो इलीगल है या हम कहें जो संविधान या कानून के विरुद्ध है, तो सरकार उस पर क्या लेगी, एक्शन लेगी। ठीक है, तो ये सारी सेवाएं सरकार क्या कर रही है, सरकार ये सारी सेवाएं दे रही है। इसके साथ साथ सरकार क्या करती है, जन कल्याण के लिए भी काम करती है। साथ ही साथ हम कहें कि सरकार क्या करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, जैसे रेलवे, सड़क, पुल, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करती है। जो मूलभूत अवसंरचनात्मक स्ट्रक्चर है उनको क्या करती है, बनाती है। उसके लिए अब सरकार क्या करेगी, ऐसा ले लेता, ये सरकार क्या करेगी, यहाँ पर मान लेते हैं सरकार। एक तीसरी संस्था कौन है, सरकार। सरकार बदले में इनसे क्या लेगी, टैक्स। कंपनी से भी, फर्म से भी टैक्स लेगी और इससे भी टैक्स लेगी। ठीक है, तो आपको समझ आ गया कि सरकार इसमें क्या करेगी, टैक्स लेगी। ठीक है, किस लिए, क्योंकि सरकार इनको क्या करती है, सरकार इनको सेवाएं प्रदान करती हैं, जिसके बदले में सरकार क्या लेती है, टैक्स लेती है। तो ये क्या है, ये हो गया हमारा आय का चक्रीय प्रवाह। अब आप देखोगे तो आप पाओगे कि इसमें पैसा क्या है, जो मनी है वो फ्लो हो रहा है। जो फर्म की बचत है वो किसी परिवार के पास जा रही है, किसी परिवार की जो बचत है किसी फर्म के पास जा रही है। इस तरह से आय जो है चक्रीय रूप से फ्लो चक्रीय रूप से प्रवाहित हो रही है। हम कहें फ्लो, साइक्लिक फॉर्म में ये जो इनकम है वो फ्लो हो रही है। अब आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब आप इसको देखोगे तो आप पाओगे कि इसमें ये जो अर्थव्यवस्था है ये बंद अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। ठीक है ना, इसमें किसी बाहरी क्षेत्र की भूमिका नहीं है, या इसमें आप पाओगे कि इसमें किसी भी तरह का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार नहीं हो रहा है। तो ये किस तरह की अभी अर्थव्यवस्था है, ये कैसी है, ये एक बंद अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। जब इसमें हम मान लें कि जब ठीक है, इसमें हम मान लेते हैं, इसमें हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या विदेशी व्यापार, इसको हम जब विदेशी, इसमें जब हम विदेशी व्यापार को जब हम इसमें शामिल कर देते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ, जब हम इसमें विदेशी व्यापार को शामिल कर देते हैं तो ये कैसी अर्थव्यवस्था बन जाती है, तब ये बन जाती है ओपन इकोनॉमी। ठीक है, ये बन जाती है ओपन इकोनॉमी। तो खैर, अब मैं मोटा मोटा आपको क्या करता हूँ, इसको एक बार रिवाइज किए देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। तो जैसा कि मैंने पहले कहा था, सामान्यतः देश में 3 प्रमुख आर्थिक संस्थाएं कार्य करती हैं, सरकार, फर्म और परिवार। ठीक है, तो कौन सी संस्थाएं काम करती हैं, सरकार, फर्म हो गई और परिवार। ठीक है, अब जो फर्म है, फर्म का कार्य क्या है, फर्म का मुख्य कार्य है उत्पादन करना। ठीक है, इसके लिए फर्म द्वारा निवेश व्यय किया जाता है। ठीक है, अब जो परिवार है, परिवार श्रम के क्या होते हैं, श्रम के स्वामी हैं। परिवार के लोग श्रम प्रदान करके पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। ठीक है, और जो सरकार है, सरकार फर्म एवं परिवार द्वारा किए जाने वाले व्यवहार का नियमन करती है। सरकार फर्म एवं परिवार के लिए कल्याणकारी कार्य करती है तथा सरकार को टैक्स के रूप में क्या होती है, आय प्राप्त होती है। ठीक है, तो अब आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, और आपको ये बात भी समझ आ गई होगी कि संसाधनों की गतिशीलता का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं पूरा। मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर में, जहां अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे मनी एंड बैंकिंग, जो यूपीएससी के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहां से हर साल लगातार लगभग 3 से 4 क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहे हैं, और कई अन्य स्टेट सर्विस में भी लगातार इससे क्वेश्चन आते हैं। तो मनी एंड बैंकिंग अब हम बढ़ चुके हैं अपने
मेन सब्जेक्ट की ओर, या हम कहें कि हमारा जो बेसिक क्लासेस थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब दरअसल हमारा जो मनी और बैंकिंग जो चैप्टर है हम उसे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और आशा करता हूँ मैं कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।